पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, जैसा कि आपको पता है आपकी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम मेरे यहाँ तो ईयरली है, सो डोंट टेक टेंशन। आप ईयरली हैं या आपके यहाँ सेमेस्टर प्रणाली है, इस बात का कोई मीनिंग नहीं है। और ना ही इस बात का मीनिंग है कि आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये आपकी क्लासेस चल रही हैं ये आपकी कैसे चल रही है, टॉपिक वाइज। आप कोई भी थंबनेल देखिए, उसमें आपको टॉपिक मिल जाएगा। आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली सिलेबस डाउनलोड करिए और वहाँ से आप देखिए कि आपके पेपर 1, 2, 3 किस में ये टॉपिक है। देखिए, ये CSGMU की अगर बात करें तो ये पेपर 1 में है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो भी ये आपका पेपर 1 में है। अगर आप अन्य यूनिवर्सिटी से हैं तो आप ये चेक करिए कि आपके किस पेपर में टॉपिक है, ठीक है। और एक बात बता दें, अगर यहाँ पे CSGMU वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि इसी बार से उनकी सेमेस्टर प्रणाली लागू हो रही है ना। तो ये मान के चलिए आपकी जो क्लासेस हैं वो उसी के अनुसार चल रही हैं। और जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम क्या पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, तो देखिए ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कोरोना पे। और साथ में ये मैं आपको बता दूँ, जैसे ही इससे रिलेटेड कुछ ऑफिशियल आएगा वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूँगी, ठीक है। आप हर एक बच्चे को रिप्लाई नहीं कर सकते हम कि मैम पेपर आपका जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। फिलहाल आप पढ़ते रहिए रेगुलर। आपकी 5 बजे ये क्लास हो रही है, दिवाली के बाद आप 2 क्लास पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए एकदम, है ना, प्रॉपर। क्योंकि ये पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 2 और 3 फिर साथ में पैरेलल लेकर के चलेंगे, है ना। अब देखिए, और यही इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि इसमें आपको 80 नंबर से यूनिवर्सिटी का पेपर देना होता है। बाकी में तो जो ग्रेड्स मिलेगा, है ना, वो तो ग्रेड्स आपको मिल ही जाएगा, आप सेल्फ स्टडी भी कर लेंगे। लेकिन ये पेपर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, ठीक है। आइए आज हम लोग शुरू करेंगे कुछ जैसे कि आपके इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स रहे, जैसे भारतीय शैक्षिक विचारक आप जिन्हें कहते हैं। कुछ आपके वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स रहे, है ना, जैसे कि आपके रूसो हो गए, है ना, ये सब आपके कैसे थे, वेस्टर्न। तो अब पहले हम लोग कुछ इंडियंस के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद में कुछ हम लोग वेस्टर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना पढ़ने के बाद में आपका ये पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसी की श्रृंखला में आइए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और पढ़ेंगे पूरा, ठीक। सबसे पहले पढ़ेंगे इनका लाइफ स्केच यानी कि जीवन परिचय। क्या रहा कि भारत की अमर विभूति स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। इनका नाम वास्तविक क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। इनके पिता अत्यंत बुद्धिमान, ज्ञानी, उदार मन वाले व्यक्ति थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी भी अत्यंत बुद्धिमती, गुणवती और एवं परोपकारी महिला थी। स्वामी विवेकानंद जी पर अपनी माँ के व्यक्तित्व की अमिट छाप पड़ी। ये बाल्यावस्था से ही पूजा पाठ में रुचि लेते हुए ध्यानमग्न हो जाते थे। अब देखिए, आपको जब नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, आपको सिर्फ ऊपर डालना है स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, पूरा डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है आपको जन्म, और जन्म में सिर्फ डेट डालनी है, ठीक। पिता, यहाँ पे क्या लिख लेना है, पिता, और पिता में सिर्फ उनका नाम डाल देना है, ठीक। ऐसे करके बात समझ में। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा आप माता, और माता का नाम डाल दीजिएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, ये आपका क्विक रिवीजन प्रणाली में हो जाएगा। अब देखिए, 5 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी को पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया, किंतु नरेंद्र जी पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं थी इनको, है ना। मैट्रिक पास करने के पश्चात इन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया। इनकी प्रखर प्रतिभा, सुंदर शरीर और बातचीत के सुंदर तरीके से ने महाविद्यालय के सभी को प्रभावित किया और उन्हें अति लोकप्रिय बना दिया। चूँकि धर्म एवं सेवा कार्य में इनकी जन्म से ही रुचि थी, अतः उन्होंने सेवा का व्रत लेकर संन्यास ले लिया। सन 1983 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और अमेरिका गए। देश की गरीबी एवं दुख को इन्होंने भारत की अशिक्षा का प्रमुख कारण बताया तथा भारतीय शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, इस पर अपने विचार भी दिए, है ना। शिक्षा संबंधी इनके ये विचार शिक्षा के क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। 4 जुलाई सन 1902 में इस महान मानव ने संसार से विदा ले ली और स्वर्ग को सिधार गए। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ और उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पढ़ा तो आपको सबको ही देगा। जैसे मान लीजिए आ गया स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखने के लिए, तो आप इनकी शुरुआत में जैसे आपको लिखना है, तो आपने जन्म याद कर लिया था, मृत्यु याद कर लिया, ठीक है, और पिता और माता का नाम याद कर लिया। अब आपको ये सोचो कि लाइफ स्केच में कैसे लिखना होगा। ये 4 बातें बस आपको याद हैं और आपको पता है कि अब हम कैसे लिखें। तो देखिए, आप ऐसे शुरू करिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लिखना है आपको, क्या डालिएगा, जीवन परिचय, और उसमें लिखना होगा कैसे कि जिस प्रकार प्रातः काल में सूर्य एक नई किरण, नई उमंग के साथ में उगता है ना,
उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का जन्म इस धरा पर शैक्षिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है ना। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे आपने बचपन में क्या पढ़ा था, जैसे आता था गाय पर निबंध लिखो, तो आप क्या लिखते थे कि गाय हमारी माता है, आगे नहीं बोलना, वो हमको पता है, आप लोगों को भी पता होगा। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय से हमें दूध मिलता है, दूध से अन्य अन्य प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं, वस्तुएं बनती हैं, गाय का घी बहुत लाभदायक होता है, ये होता है वो होता है, दुनिया चीज़ें लाइन से लिखते चले जाते थे। फिर जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपको पता चला कि हेडिंग्स डाल के जब लिखो तो नंबर और बढ़िया मिलते हैं, है ना। फिर अब आप सोचिए, अब तो आप बीएड कर रहे हैं भाई, आप अपना स्नातक या परास्नातक ये सब चीज़ें कंप्लीट करके आए हैं यहाँ तक। सो आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान तो बहुत अच्छे से होगा कि लिखना कैसे है। अगर आपको लिखने का प्रोस्पेक्टस पता है ना, 1-2 वीडियो मैंने बनाए भी हैं, आप देख लीजिएगा जा करके पुराने, है ना। उसमें मैंने आपको बताया है कि कहाँ पर आपको कैसे लिखना है, और उस पर हम उसका सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, 2-4 वीडियो और बनाएंगे। फिलहाल आज जैसे आप ये स्केच में हम आप इतना डिटेल में बता रहे हैं, ये आपको किसी का भी अगर आ जाए तो उन सबके साथ में यही करना है कि ये इनका जन्म इस पृथ्वी में इनके समान, मतलब अपनी लाइन को बहुत अल्टीमेट तरीके से लिखना है, जिससे एग्जामिनर पे एक अलग इम्पैक्ट पड़े। और जैसे जो जन्म है आपको ये याद है, तो आप इसको हाईलाइट करके दिखिए। क्यों? क्योंकि इससे भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, अब देखिए स्वामी विवेकानंद की रचना है, बातें नहीं बनानी है वहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। ठीक, अब इनकी रचनाएं क्या रही? देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय धर्म, दर्शन, वेदांत एवं संयोग आदि से संबंधित कई विषयों पर व्याख्यान दिए और अनेक लेखबद्ध किए तथा पुस्तकों का रूप भी दिया। इन पुस्तकों में प्रमुख कौन कौन सी? हिंदू धर्म। अब आपको सब पूरा ये लाइन नहीं याद करनी, क्या याद करना है? तो ये हिंदू धर्म, चिंतनीय बातें, स्वाधीन भारत, व्यवहारिक जीवन में विवेकानंद जी से वार्तालाप, वेदांत, विवेकानंद जी के उद्गार, देववाणी, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, धर्म आदि। अब इतनी हमने आपको पढ़ाई है, जब आप इतनी लिखेंगे तो इनमें से आपको कम से कम 5 या 6 याद होंगे। सो आप ये लिखिए और साथ में ये लिखिए कि इनकी जो रचनाएं हैं उनसे हमें नाना प्रकार की बातें सीखने को मिलती हैं, इनका शिक्षा के प्रति अद्भुत योगदान रहा, है ना। इनकी इस पुस्तक से एक विशिष्ट प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और आज इस शैक्षिक दुनिया में बहुत से बदलाव आए, ये वो, मतलब बहुत लंबा नहीं खींचना है, बस ये है कि आप थोड़ा सा उसको लंबा करके पैराग्राफ में आराम से उसको लिखना है और हाईलाइट करके लिखना है चीज़ों को। जैसे जो आपकी जो रचना है उसको बढ़िया से हाईलाइट कर दीजिए, है ना, और उसके बाद में आप ब्लू पेन से लिखना शुरू कर दीजिए, ऐसे करके करिएगा। जीवन दर्शन, हम यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, सिखा भी रहे हैं। तो अगर आप देखिए नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत दूर दूर तक ये सिर्फ बीएड के स्पेशलिस्ट अगर चैनल है तो बीएड के हर एक एस्पिरेंट के पास ये पहुँचना चाहिए, है ना। अब देखिए स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन के प्रखंड विद्वान एवं अद्वैत विद्वान के पोषक थे। वे वेदांत को व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वामी जी शिक्षा के द्वारा मनुष्य को लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवनों के लिए तैयार करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि जब तक मनुष्य भौतिक दृष्टि से संपन्न एवं सुखी नहीं होता तब तक ज्ञान कर्म, देखिए अब इनका विश्वास किस में था? तो क्या था विश्वास इनका? कि जब तक मनुष्य भौतिक दृष्टि से संपन्न एवं सुखी नहीं होता तब तक ज्ञान कर्म भक्ति योग आदि सब उसके लिए कल्पना की वस्तुएं हैं। लौकिक दृष्टि से उन्होंने उद्बोधित किया, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो। ये लाइन इनकी आपको याद करने वाली है, जिसको कहेंगे अल्टीमेट लाइन। क्या? कि हमें ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, है ना। ये आप एक हेडिंग भी बना सकते हैं, अभी बताएंगे आपको कैसे। मन का बल, है ना, बड़े बड़े बुद्धि का विकास हो, मनुष्य स्वावलंबी बने, इस प्रकार की शिक्षा को वो मनुष्य के निर्माण की शिक्षा यानी मेन मैकिंग एजुकेशन कहते थे, है ना। अब देखिए क्या है आगे इन्होंने बताया। देखिए कुछ चीज़ों को आप ये सिर्फ जीवनी जैसे पढ़ते थे ना 10th इंटर में, बस वैसे ही समझ के पढ़िए। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना तब भी करिए, लेकिन क्लास मिस नहीं करिए। मान लीजिए आपको शादी पार्टी मुंडन फंक्शन में भी जाना पड़ गया, कोई अल्टीमेट काम पड़ गया अचानक से, तो आप क्या करिए? क्लास नहीं देख पाए कोई बात नहीं, वापस घर आएंगे तब तो टाइम मिल जाएगा ना, 24 घंटे में आधे घंटे का समय तो निकाल सकते हो। सो तब पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। और मान लीजिए तुरंत पेन कॉपी से नहीं लिख सकते, मैम हम उस समय ये काम कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। कितने तो ऑप्शन है, अगर आप पढ़ना चाहें ना तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक, डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को समझदार बना रहे हैं। पता चले ऊपर नोटिफिकेशन आया वहाँ चलेंगे वीडियो देखने, या नोटिफिकेशन आया चिट चैट करने चलेंगे। आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए बस, है ना। अब देखिए
विश्व परमात्मा का स्वरूप है, मनुष्य को ईश्वर द्वारा अद्भुत रचना माना। किसने? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचार, एक हेडिंग बनाइए और 1 2 3 4 पॉइंट्स ये लिख सकते हैं, है ना। ज्ञान, भोग, कर्म एवं भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया। शरीर के अस्तित्व को नकार कर आत्मस्वरूप को महत्व दिया। उन्होंने संपूर्ण विश्व को आध्यात्मिक एवं भौतिक रूप से एक समान माना है। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के समर्थक थे तथा इन्होंने शाश्वत और सर्वव्यापी चेतना सत्ता को विश्व में समाहित माना है। अब आप सोचेंगे कि मैम आप तो सिर्फ पढ़ रहे, समझा नहीं रहे। अब आप ये सोचिए, अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट को समझाने लगे वेदांत दर्शन, तो आपको पता है कितना टाइम लग जाएगा? कितना टाइम लग जाएगा? 1 से 2 घंटे। क्यों? आप देखिएगा जा करके चैनल की इसी प्लेलिस्ट में पेपर 1 क्लासेस देखिएगा, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य वाली, इसमें आपको वेदांत दर्शन की 2-3 क्लासेस मिल जाएंगी, है ना। तो वो पढ़िए, क्योंकि अब वेदांत दर्शन वो यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है, इसकी पूरी चैप्टर मैंने पिछले लेसन्स में कंप्लीट कराया है ना। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद की नस नस में भारतीयता तथा आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी, अतः उनके शिक्षा दर्शन का आधार भी भारतीय वेदांत तथा उपनिषद ही रहे। वे कहते थे कि प्रत्येक प्राणी में आत्मा विराजमान है, इस आत्मा को पहचानना ही धर्म है। स्वामी जी का अटल विश्वास था कि सभी प्रकार का सामान्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के मन में है। अधिकतर इसकी खोज नहीं हो पाता है या ढका ही रह जाता है, लेकिन जब इस पर पड़ा हुआ आवरण उतार दिया जाता है तो हम कहने लगते हैं कि हम सीख रहे हैं। संक्षेप में स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप स्वयं ही सीखता है। बाहरी शिक्षक तो केवल सुझाव ही प्रस्तुत करता है, जिससे भीतरी शिक्षक को समझने और सीखने की प्रेरणा मिल जाती है। इसी दृष्टि से स्वामी जी ने अपने समय की शिक्षा को निषेधात्मक बताया तथा लोगों से कहा कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं पास कर ली हो तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो, किंतु वास्तविकता यह है, क्या वास्तविकता है, कि जो शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं। वेट फॉर अ मिनट। देखिए, जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर सकती है, जो शिक्षा चरित्र निर्माण नहीं कर सकती है, जो शिक्षा समाज की भावना को विकसित नहीं कर सकती है तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ है? ये क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचिएगा, इसका आंसर करिएगा। शिक्षा दर्शन क्या था विवेकानंद जी के अनुसार? सो आइए जानते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल उन सूचनाओं से नहीं जो बालकों के मस्तिष्क एवं बलपूर्वक ठूसी जाती है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार का सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया ऋषि बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है ना। अब शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत इन्होंने क्या माने कि पुस्तकों को अध्ययन ही शिक्षा नहीं है, कि ये नहीं कि आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ ली और आप सोचे कि आई एम एजुकेटेड नाउ, है ना। ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। अगर आप इस पर ज़्यादा सोचेंगे ना तो सिर्फ आप सोचते ही रहेंगे, ये इतना बड़ा विषय है। ज्ञान व्यक्ति के मन में विद्यमान है, वह स्वयं ही सीखता है। देखिए, आप क्या होता है, जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं या मे भी आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि बाइक जो चलाई है ना, वो बिना किसी से सीखे हुए चलाई है मैंने। कैसे? जैसे मैं अपने स्कूल टाइमिंग में जब थी तो पापा जाते थे लेकर के हमें स्कूल, तो बाइक से जाते थे, है ना। तो क्या होता था, तो जब पापा बाइक स्टार्ट करते थे, गियर डालते थे, क्लच दबाते थे, तो हम इतना गौर से देखते थे इन सब चीज़ों को क्यों। और उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन पापा नहीं थे, बस मैंने बाइक उठाई, चाबी लगाई और चला दिया। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी नहीं। और मे बी हम उस टाइम होंगे 8th या हाँ 8th 7th 8th में होंगे, ठीक। और मैंने चला दी, ठीक। और अब उसके बाद में मुझे समझ में आया कि हम बाइक चलाना सीख गए। कैसे सीख गए? बिना गिरे सीखे। कैसे? कि मैंने इतना उन चीज़ों को ध्यान से देखा, है ना। तो वही विवेकानंद जी ने कहा क्या, कि ज्ञान व्यक्ति में के मन में विद्यमान है, वह स्वयं ही सीखता है। मीन्स सीख आप खुद सकते हैं, बस आपको एनालिसिस करना होगा, है ना। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मम्मी किचन में बनाती हैं, ठीक है, और उसके बाद में मम्मी ने उस दिन पूछा कि बताओ इस चीज़ की रेसिपी बताओ, या कुछ भी आपसे कभी पूछ लिया गया, तो हम मम्मी को इतना गौर से देखते हैं ना कि हमने आज तक वो चीज़ नहीं बनाई या वो सब्ज़ी नहीं बनाई, लेकिन हमको रेसिपी पता है। यूट्यूब से देख के भाई रेसिपी नहीं बताई मैंने सिर्फ मम्मी को देखा और बस वही बता दिया। तो
हम लोगों के अंदर एक अल्टीमेट नॉलेज है, बस ये है कि आप उसे पहचान पाए, है ना। फिर देखिए, चित्त की एकाग्रता की शक्ति ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है। इस शक्ति को विकसित करने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यक है। मन, वचन तथा कर्म की शुद्धि आत्मनियंत्रण है। शिक्षा बालक में आत्मिक निष्ठा तथा श्रद्धा विकसित करे एवं उसमें आत्मत्याग की प्रवृत्ति विकसित करके पूर्णता की अभिव्यक्ति करे। शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करे। शिक्षा से बालक के चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े तथा बुद्धि विकसित हो, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। देखिए, विवेकानंद जी के विचार कितने अच्छे हैं। आप अगर ये सोच के पढ़ रहे हैं कि मैं ये बीएड में पढ़ूंगा और मैं मार्क्स ले आऊँगा, बस हो गया, मैं आपसे ये मतलब यहाँ पे बोल रही हूँ कि आप इसको ये समझ के पढ़िए कि ये विचार जो हैं, इनमें आप अगर एक भी विचार अपने जीवन में फॉलो कर लें तो समझ लीजिए कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया, है ना। कुछ चीज़ें जीवन में सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ी जाती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी जाती हैं कि बस मेरे मार्क्स आ गए, मेरी मार्कशीट बन गई, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, डेट्स इट। नहीं, आप इन सब अगर लाइनों का इस्तेमाल, यदि मान लीजिए आपको कभी किसी मंच पर बोलना पड़ जाए और आप वहाँ पे अपनी स्पीच में, ये भाषण में ये ऐड कर लें कि जैसा कि विवेकानंद जी कहते थे कि शिक्षक बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करे, है ना, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, तो वो ना एक अलग इम्पैक्ट डालेगा। सो ये सब चीज़ें आप ये सोचिए कि आप भावी शिक्षक हैं और मान लीजिए आपको 15 अगस्त पे जो है स्पीच देने के लिए बुलाया गया है, तो आपको शिक्षा पे आप अपने भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं और आपने ये लाइन बोली तो वहाँ पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ा। अपने आप को टीचर मान के पढ़िए, है ना। फिर देखिए, शिक्षा से बालक का चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, ये तो हम पढ़ चुके हैं। धार्मिक शिक्षा को पुस्तकों की अपेक्षा व्यवहार, आचरण तथा संस्कारों के द्वारा दिया जाए। बालक तथा बालिका दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। स्त्रियों को विशेष रूप से धार्मिक शिक्षा दी जाए। जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार किया जाए। तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे औद्योगिक उन्नति हो तथा देश की आर्थिक दशा में सुधार आए। शिक्षक एक मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक है। उसे सहानुभूत ढंग से बालक के मस्तिष्क में स्थित ज्ञान का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। शिक्षक तथा छात्रों का संबंध अधिक से अधिक निकट हो। अब देखिए, ये लाइन जो कही ये बहुत अच्छी है कि शिक्षक एक मित्र, अब ये आपको भावी शिक्षक हैं तो आपको ये लाइन समझनी है क्या, कि एक मित्र यानी एक दोस्त, एक फिलोसोफर और एक मोटिवेटर के रूप में होना चाहिए। उसे सहानुभूति, अब पता चले उसने कोई गलती की, उसको लिए डंडा सूट दिए, पकड़ के कूट दिए, उसको ऐसा नहीं करना है आपको, उसको और मोटिवेट करना है। यदि उसने गलती की है तो उसको आपको रियलाइज़ करवाना है, लेकिन उसके साथ में उसका रियलाइजेशन कुछ ऐसा हो कि उससे उसको मोटिवेशन भी मिले, है ना, और वो गलती खुद ही रियलाइज़ कर ले कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है ना। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, मे भी आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए बट पूरी पढ़िएगा, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ये सब लॉन्ग आंसर में आएंगे, आपको बहुत कुछ लिखना होगा और ऐसे ही लिखना होगा जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। आज मैं इतना समझा रही हूँ, आगे चल करके आपको सिर्फ पढ़ाऊँगी, क्योंकि आज ये पहला आपके बाद मतलब शैक्षिक विचारक है, फिलोसफर है इंडियन, तो मैं थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों को स्थान दिया जाए जिनके अध्ययन से बालक का बौद्धिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार का विश्वास हो, यानी फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए। और हाँ, यदि इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो भी वो एक क्लास ले सकते हैं, क्योंकि आप भले मतलब पढ़ाई अपनी भले हिंदी में करें बट आप उसे आराम से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, है ना। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। मतलब इनके ये विचार ऐसे हैं कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां धर्म धारिणी होती हैं, अतः स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म ही होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंतर्गत लौकिक एवं अलौकिक दोनों प्रकार के विषय होने चाहिए। यदि देश की औद्योगिक प्रगति करनी है तो प्राविधिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए, है ना। उसके बाद में देखिए, मात्र पुस्तकीय ज्ञान द्वारा अध्ययन शिक्षा नहीं है, मन, वचन तथा कर्म की शुद्धि आत्मनियंत्रण है। अब इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है कि पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य, यानी कि शिक्षा को मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान अथवा पूर्णता की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, है ना। इनके अनुसार क्या कहा गया, इनके अर्थात स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो विवेकानंद जी के अनुसार, ठीक, लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से ही विद्यमान होते हैं, इस पर पड़े आवरण को उतार देना ही शिक्षा है, यानी कि उस पर जो पर्दा पड़ा हुआ है या कह सकते धूल की परत जमी हुई है उसको हटा देना ही किसका, शिक्षक का एक काम होता है। शारीरिक एवं मानसिक
विकास का उद्देश्य क्या, कि विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास है। उन्होंने शारीरिक उद्देश्य पर इसलिए बल दिया जिससे आज का बालक भविष्य में निर्भीक यानी कि डरा हुआ नहीं हो एवं बलवान योद्धा के रूप में गीता का अध्ययन करके देश की उन्नति कर सके। शिक्षा के मानसिक उद्देश्य पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसे प्राप्त करके मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, मैं ये बता रही हूँ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आज 5 हेडिंग भी याद कर लेते हैं तो आप पेपर में बहुत आसानी से ये टॉपिक्स लिख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। स्वामी जी का विचार था कि किसी देश की महानता केवल उसके संसदीय कार्य से नहीं होती, अभी तो उसके नागरिकों की महानता से होती है, किंतु नागरिकों को महान बनाने के लिए उनका नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास परम आवश्यक है, अतः इसके लिए शिक्षा परम आवश्यक है। चरित्र निर्माण का उद्देश्य, विवेकानंद जी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन पर बल दिया और बताया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा मनुष्य में बौद्धिक एवं आध्यात्मिकता शक्तियाँ विकसित होती हैं तथा मन, वचन और कर्म से पवित्र बन जाता है। आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना होनी चाहिए, है ना। विभिन्नता में एकता की खोज का उद्देश्य, ये सब किसके हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं। अब यदि बात करें पाठ्यचर्या यानी करिकुलम की, कि स्वामी जी ने पाठ्यचर्या के अंतर्गत उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जिनके अध्ययन से आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति भी हो। स्वामी जी ने आध्यात्मिकता पूर्ण के लिए धर्म, दर्शन, पुराण, उपनिषद, उपदेश तथा कीर्तन, भजन और समृद्धि के लिए भाषा, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, गृह विज्ञान, व्यावसायिक विषय, कृषि, प्राविधिक विषय, खेलकूद, व्यायाम आदि विषयों को पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया, है ना। अब देखिए ये कुछ उनके निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला, पाठ्यचर्या के द्वारा बालक का शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का विकास होना चाहिए। पाठ्यचर्या में क्रियात्मक कार्यों का भी स्थान दिया जाना चाहिए, यानी कैसा, जो आप एक्टिविटीज़ करवाते हैं ना बच्चों से वैसा। रोजगार परक हो, अर्थात ऐसा पाठ्यचर्या जो रोजगार की शिक्षा दे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री कर ली और आपको कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए, यानी कुछ जो आपकी स्किल्स है उस पर बेस्ड भी सिलेबस में पॉइंट्स होने चाहिए। विज्ञान की शिक्षा को पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाए। पाठ्यचर्या में परिवर्तन विद्यार्थियों के आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। मतलब जैसे कि जब आप आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, साइंस साइड पढ़ते हैं ना, सो ये चीज़ें भी इन्हीं के अनुसार बताई गई कि थोड़ा सा चेंजमेंट होना चाहिए। मेरा पता चले हिस्ट्री में रुचि है तो मैं हिस्ट्री से कर लूँ, या मुझे हिंदी से रुचि है तो मैं हिंदी से पढ़ लूँ, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर स्वामी जी ने बालकों को विज्ञान, इतिहास, भूगोल एवं साहित्य पढ़ने का सुझाव दिया। धर्म एवं सत्य की शिक्षा को भी इन्होंने महत्व देते हुए पाठ्यचर्या में शामिल करने को कहा। कृषि, रोजगार एवं उद्योग धंधों आदि की शिक्षा को भी पाठ्यचर्या में रखने का सुझाव दिया। इन सबके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा एवं पाश्चात्य विज्ञान के अध्ययन के अतिरिक्त मातृभाषा एवं संस्कृत की शिक्षा का प्रमुख स्थान दिया। सो कैसा लग रहा है आपको पढ़ करके, आज बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और फिलहाल टॉपिक कंप्लीट करें, फिर एक महत्वपूर्ण सूचना और देनी है आज। स्वामी जी ने भारत की उसी प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षण पद्धति को अपनाने पर बल दिया जिसमें गुरु और शिष्यों के संबंध अत्यंत घनिष्ठ रहते थे। आध्यात्मिक अथवा धर्म पद्धतियों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चित्त की वृत्तियों का योग द्वारा निरोध करना, शिक्षक के गुणों तथा चरित्र का बुद्धि द्वारा अनुकरण करना, बालक को व्यक्तिगत निर्देशन तथा परामर्श विधि द्वारा उचित मार्ग की ओर अग्रसर करना, मन को केंद्रीयकरण विधि द्वारा विकसित करना, ज्ञान की व्याख्यान, तर्क, विचार, विमर्श, स्व अनुभव तथा रचनात्मक कार्यों तथा उपदेशों द्वारा अर्जित करना। फिर देखिए बालक का स्थान यानी प्लेस ऑफ स्टूडेंट क्या होता है ना। फ्रॉबेल की भांति स्वामी जी ने भी, जैसे फ्रॉबेल ने माना वैसे इन्होंने भी माना कि बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना तथा बताया कि बालक लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार होता है। वह पेड़ तथा पौधे की भांति स्वयं में स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। अतः उन्होंने बालकों को स्वयं विकसित होने का सुझाव देते हुए कहा कि अपने अंदर जाओ और उपनिषदों को अपने बाहर से निकालो। तुम सबसे महान पुस्तक हो जो कभी थी अथवा होगी। जब तक अंतरात्मा नहीं खुलती समस्त बाह्य शिक्षण व्यर्थ है। जैसे कि आजकल के यदि किशोरावस्था के बालकों या बालिकाओं की बात की जाए तो उनके लिए ये लाइन परफेक्ट है, क्या कि जब तक अंतरात्मा नहीं खुलती तब तक समस्त बाह्य शिक्षण व्यर्थ है। या आप इसको आजकल के अनुसार ये कह लीजिए कि मम्मी पापा चाहे जितना समझा लें, जब तक बच्चे को बुद्धि खुद से नहीं आएगी, बोले ना, जब तक इनको समझ खुद से नहीं आएगी, खुद से ये नहीं सोचेंगे अपने लिए, तब तक इनको पबजी, फ्री फायर और इंस्टा की रील्स इन सब देखने से, बनाने से कोई नहीं रोक सकता है।
है ना, अगर आजकल के एक्सपेक्ट्स में बात की जाए तो। ठीक, बहुत बच्चे हैं तो देखो पता चले बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड्स लगे हुए हैं बच्चों के, लेकिन क्या फ्री फायर खेल रहे हैं भाई, पबजी खेल रहे हैं, है ना, कस्टम बना रहे हैं, 1v1 बना। आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। बताइए, अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हो तो इसका भी इलाज है, हम इसका तोड़ बताएं आप लोगों को कि इनसे छुटकारा कैसे पाएँ। सोच रहे हैं एक वीडियो इस पर भी बना लें कि यदि आप गेम खेलते तो इनसे छुटकारा कैसे पाएँ हैं, क्योंकि सबके पेपर आने वाले हैं, बच्चों को तो केवल गेम खेलना है, रील्स देखनी है, रील्स बनानी है, शॉर्ट्स देखने हैं, बस यही सब करना है। देखिए, एजुकेशन को आप प्रायोरिटी दीजिए। जितना आप अपनी लाइफ में बुक्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, मानिए आप मेरी बात, आप अपने आप में उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, है ना। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे, जब तक आपकी अंतरात्मा नहीं खुलेगी, तब तक जितना भी, चाहे हम यहाँ बैठ के चिल्ला चिल्ला के आपको कुछ भी पढ़ा रहे हो, या आपके कॉलेज में कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो, इवन आपके मम्मी पापा भी डांट डांट के प्यार से चाहे जैसे समझा रहे हो, आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, बल्कि और ख़राब लगेगा कि बताओ मैम को तो पढ़ाना चाहिए, मैम बीच में पता नहीं क्या क्या बताने लगती हैं, है ना, आपको ये गुस्सा और आएगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अभी लगेंगी आपको, बट थोड़े टाइम के बाद बी नॉर्मल आपको लगेगा कि नहीं, सब वही लोग सही थे जिनको हम गलत समझते थे, है ना। अब देखिए, शिक्षक का स्थान कहाँ होता है। अभी बालक का स्थान क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। अब शिक्षक का स्थान कहाँ है, यानी भावी शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, तो देखिए विवेकानंद जी के अनुसार आपका स्थान कहाँ है, तो कहाँ है कि शिक्षक एक दार्शनिक, मित्र तथा पथ प्रदर्शक है, जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। शिक्षा के अन्य पहलू, विवेकानंद की शिक्षा के अन्य पहलुओं का अध्ययन निम्नवत है क्या कि जन साधारण की शिक्षा, यानी इसका क्षेत्र केवल समर्थ व्यक्तियों तक ही सीमित था। यानी स्वामी जी ने तत्कालीन भारतीय समुदाय की आर्थिक दृष्टि से हीन दशा को सुधारने के लिए जनसाधारण की शिक्षा पर बल दिया और कहा, मैं जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप समझता हूँ। यह हमारे पतन का मुख्य कारण है। जब तक कि भारत में सामान्य जनता को एक बार उपयुक्त शिक्षा, अच्छा भोजन तथा अच्छी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, तब तक प्रत्येक राजनीति बेकार सिद्ध होगा। उनका विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही इन दीनहीनों की दशा में को सुधारा जा सकता है। यदि भारत की समृद्धिशाली बनाना है भारत को, तो उसे इन करोड़ों नर नारियों को शिक्षित करना होगा। स्त्री शिक्षा पर इनके क्या विचार रहे, तो देखिए स्वामी जी ने अपने देश की स्त्रियों की दयनीय दशा को के प्रति बहुत सचेत थे। ये स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान देना चाहते थे। और अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका धर्म होना चाहिए कि आपको गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये अभी तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हमारी क्लास में तो सब होंगे ना, गर्ल्स भी होंगी, बॉयज़ भी देख रहे होंगे। सो उन दोनों से मेरा यही सिर्फ एक कहना है कि आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि वो लड़के हैं तो सिर्फ आप उन्हें बेकार नज़रों से देखें या उनसे डरें या उनके प्रति आपके अंदर पहले से ही खूब सारी निगेटिविटी बनी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि आप लड़के हैं तो आप लड़कियों को जो है कुछ कहें, या है ना। तो मेरा मतलब है, जैसे समावेशी शिक्षा होती है ना, वैसे ही अब आजकल के देखो एजुकेशन में कितना फ़र्क आ गया है, जबकि लड़कियों के लिए कितनी अच्छी अच्छी और बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही है ना, कन्या विद्या धन योजना, ये योजना वो योजना। तो बस यही है, समाज क्या है, समाज हम ही लोगों से तो समाज है ना। अब देखिए, विवेकानंद जी यह विश्वास करते थे कि जब तक समाज में स्त्रियों को सम्मान तथा आदर नहीं मिलेगा, तब तक कोई समाज एवं राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। क्या इनके विचार इतने अच्छे से, सच बताएं आज तो हमको पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग पढ़ने वाले हो ना, तो मैं तो एक दिन में 2-2 टॉपिक ही कंप्लीट करवा दूँ, है ना। इनके अनुसार आज की क्लास में कमेंट जरूर करने हैं, ठीक है। इनके अनुसार धर्म को स्त्री शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए, ताकि स्त्री अपने चरित्र का निर्माण कर उसे ऊंचा उठा सके। अतः समय एवं ब्रह्मचर्य का स्त्री के जीवन में विशेष महत्व है। स्वामी जी के अनुसार स्त्री शिक्षा के पाठ्यचर्या में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, गृह विज्ञान, कला, पारिवारिक जीवन के सिद्धांत तथा सिलाई, शिशुपालन एवं पाक कला की शिक्षा सम्मिलित होनी चाहिए, ताकि वे समाज की आदर्श नारियां बन सकें। स्त्रियों की असहाय स्थिति को देखकर स्वामी जी ने उन्हें आत्मरक्षा की शिक्षा देना भी आवश्यक बताया, है ना। विवेकानंद के शैक्षिक चिंतन का मूल्यांकन, देखिए बहुत जल्दी खत्म होने वाला है आपका टॉपिक। अंत में एक विशेष सूचना है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी तत्कालीन शिक्षा को प्रबल आलोचक थे, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का शैक्षिक चिंतन उनके जीवन दर्शन की ही तरह समन्वयवादी था। उनके जीवन दर्शन में समन्वयवादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। विवेकानंद जी ने शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार व्यक्त किए तथा उनको प्रभावित किया। स्वामी जी भक्ति, कर्म एवं ज्ञान को
परस्पर एक साथ संबंधित मानते थे, जैसा चिंतन एवं क्रिया को भी एक दूसरे से संबंधित मानते थे। शिक्षा को उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाने हेतु वे उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। वे राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रीय विकास के प्रबल समर्थक थे। उनकी शिक्षा द्वारा भारतीय छात्रों को भारतीय संस्कृति को सिखाने एवं विदेशी संस्कृति एवं विदेशी सभ्यता से प्रभावित न होने पर बल दिया गया है। स्वामी जी समाज के सभी वर्गों को शिक्षित करने के पक्ष में थे, परंतु सर्वप्रथम वो निम्न वर्गों को शिक्षित करना चाहते थे। उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चांडाल को धीरे धीरे बाह्य तत्वों के स्वरूप को धारण करना है, जिसके द्वारा समाज के उच्च वर्ग की भांति समाज के निम्न वर्ग को भी शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार क्या बताया गया कि भारत के अतीत में अटल आस्था रखते हुए और भारतीय विरासत पर गर्व करते हुए भी विवेकानंद का जीवन की समस्याओं के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण था और वे भारत के अतीत तथा वर्तमान के बीच एक प्रकार के संयोजन थे, कड़ी थे। अब स्वामी विवेकानंद की शिक्षा को देन क्या कि स्वामी जी ने वेदांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने मानव सेवा को बहुत ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा माना। स्वामी जी ने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम भौतिक दृष्टि से सुखी नहीं होते, तब तक ज्ञान, भक्ति और योग सब कल्पना की वस्तुएं हैं। स्वामी जी द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्य आज की परिस्थितियों में अत्यंत सामयिक हैं। वे बालक की उन्नति और विकास में विशेष योगदान दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, पाठ्यचर्या के संबंध में स्वामी जी के विचार अत्यंत व्यापक हैं। उन्होंने अपने पाठ्यचर्या में आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति के लिए सभी विषयों के अध्ययन पर बल दिया है। स्वामी जी की एक महत्वपूर्ण देन बालकों के लिए प्राविधिक व औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करना है, जिससे बालक अपना जीविकोपार्जन कर सकें, यानी कि उनको रोजगार मिल सके, है ना, और स्वावलंबी बन सके। स्वामी जी इस विचार को कार्यान्वित करने पर ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। स्वामी जी ने शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालक को स्वस्थ और बलिष्ठ बनना चाहिए, है ना, बनाना चाहिए। स्वामी जी का यह कथन कितना महत्वपूर्ण है क्या कि तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल खेलने के द्वारा स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच सकते हो। तुम्हारी स्नायु और मांसपेशियों के दृढ़ होने पर जो तुम्हें गीता भलीभांति समझ में आ जाएगी। स्वामी जी का यह विचार आज ही परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। स्वामी जी ने शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ब्रह्मचर्य पर बल दिया। आज की परिस्थितियों में स्वामी जी का यह दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी है। स्वामी जी के जन शिक्षा संबंधी विचार भारत की वर्तमान परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक है और उपयोगी हैं और देश की अनेक समस्याओं को समाधान करने में सहायक हैं। स्वामी जी के विचारों में समन्वय की विचारधारा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उन्होंने प्राचीन और आधुनिक विचारों का समन्वय किया। उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय वेदांत का शारीरिक और धार्मिक शिक्षा का भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्राचीन और आधुनिक शिक्षा आदर्शों का समन्वय करके शिक्षा को व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न किया। डॉक्टर एम लक्ष्मी कुमारी के अनुसार क्या कहा इन्होंने कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे संतों एवं दार्शनिकों के मध्य एक अनुपम स्थान और पर अधिष्ठित है। यदि वह न होते तो भारत अब तक अपनी सभ्यता और संस्कृति के सत्य, सौंदर्य और संजीवन की पुनः प्राप्ति का अवसर सदैव के लिए गंवा देता और आम भारतीय पाश्चात्यकरण की आंधी में उड़ गया होता। स्वामी जी अपने परम गुरु की महानता, मानवीयता और सच्ची सार्वभौम भावना को आत्मसात कर मानवता के परस्पर संघर्षरत वर्गों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया। ठीक है, ये तो फिलहाल आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, है ना। भारतीय विचारक में स्वामी विवेकानंद जी का आपने पढ़ लिया। अब अगर ये आप पढ़ लेते हैं, इनमें जो मेन लाइन है उसको आप पता है कितने पेज में लिखिए, आप 1 से 2 पेज में लिख लीजिए। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको नोट्स बनाने का तरीका बताया ना, वैसे लिख लीजिए। और उसको में जब आप ये पढ़िए पेपर टाइम पे, ये 2 पन्ने केवल पढ़ के जाइए या 1 पन्ना में जो जितने में आप लिख लें, इसको पढ़ के जाइए तो आप ये कम से कम 4-5 पेजों में लिख पाए, है ना। कुछ इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी। आपने मुझे सुना, सिर्फ कंसंट्रेट होकर के सुन भी लिया, है ना, तो ये मान के चलिए जब मैं इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो आप जब उस PDF से एक बार पढ़ लेंगे अपने आप से, चलते फिरते, टैक्सी में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, तब भी आराम से बैठ के खोले PDF, आराम से पढ़ लिए, है ना, तब भी आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस आपको एक बार PDF रीड करनी होगी। ठीक है, सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। हाँ, आज न जाने क्यों हमारा मन कर रहा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि
हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है ना, उन सबको कमेंट करना है, उन सबको कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, या आपने आज की क्लास से क्या सीखा, या आपको स्वामी विवेकानंद जी के इतने सारे विचार बताए मैंने, उनमें क्या अच्छा लगा, है ना। या आपका कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्टीमेटली आपको कमेंट ज़रूर करना है आज के वीडियो में, लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना है। हाँ, और जो CSGM वाले स्टूडेंट्स हैं, अच्छा उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि उनकी सेमेस्टर प्रणाली हुई है, तो वो तो इसी कन्फ्यूज़न में घूम रहे हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप ये नहीं सोचिएगा कि अरे मैम पेपर 1 की क्लासेस करवा के बीच में हम लोगों का सिलेबस छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप लोग डेली क्लासेस आएंगे तो ये मान के चलिए कि वो दिन दूर नहीं कि मैं आपकी 2 पेपर की क्लासेस कंटिन्यू पैरेलल में चला दूँ, एक सुबह एक शाम। लेकिन उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का ही। अगर आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे तो नो डाउट कि आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, है ना। सो सब अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। और जैसा कि अपनी क्लास का एक टाइटल है, ये PG पॉइंट की एक टैगलाइन है, क्या कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट वीडियो।